सुनील त्रिपाठी, तुम गलत कर रहे हो। अनु तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। तुम उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? उज्ज्वल साहब ने कड़कदार शब्दों में पूछा। मैं किसी भी बचपन की मंगनी को नहीं मानता। मैं श्रेया से मोहब्बत करता हूँ। शादी भी उसी से करूँगा। और अनु, उसका क्या? उन्हें दुख हो रहा था। उनकी इकलौती दोस्त की पोती जो माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसी हवेली में रहती थी, और बचपन में माँ बाप की इच्छा पर दोनों को एक दूसरे के नाम कर दिया गया था। पर आज सुनील त्रिपाठी ने इस रिश्ते को खत्म कर देने का बोला था। मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हो सकता। नाना जी, आप कल ही सबके साथ जाएंगे श्रेया के घर, मेरा रिश्ता लेकर, और उन्हें धमकी दे रहा था। उज्ज्वल साहब का दिल रो रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह अपने दोस्त की पोती को किसके हवाले करेंगे। उन्हें सुनील त्रिपाठी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह आज पहली बार अपने नाना का दिल दुखाया था। श्रेया से उसकी मुलाकात शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां वह अपने दोस्त के साथ सालेरा मनाने आई थी। वह छोटी सी खूबसूरत सी लड़की सीधा उसके दिल में आकर उतर गई थी। सुनील वहां अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए आया हुआ था। सारा वक्त उस बर्थडे गर्ल को देखता रहा और टालता रहा। फिर बिना देरी किए झट से उसे पर बोझ भी कर डाला। श्रेया ने उसे मना कर दिया तो सुनील को जिद चढ़ गई। वह सीधा उसके घर पहुंच गया। अपने रिश्ते की बात की, उसके माँ बाप से की। वह मिडिल क्लास के लोग थे और सुनील अपने गांव के मुखिया का नाती था। प्रधान तो उसके खून में शामिल थी। उसने तो हमेशा बस हाँ सुनी थी। यही वजह थी कि वह श्रेया के घर पर अपना रिश्ता भी खुद लेकर गया था और उन्हें अच्छा खासा धमका कराया था कि उसके माँ बाप श्रेया का रिश्ता चुपचाप उसे दे दें। वह मुखिया के डर से उसकी बात उस वक्त तो मान गए थे। हवेली आते ही उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि उसे श्रेयाहीन चाहिए। उसके माँ बाप उस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए थे, पर सुनील किसी के हाथ नहीं आया और अपनी मनमानी करके ही दम लिया था। उज्ज्वल साहब सुनील के माता पिता के साथ श्रेया के घर रिश्ता लेकर गए थे। वहां आगे ताला लगा हुआ था। उनके यूं अचानक गायब होने के पीछे की वजह कोई समझ नहीं पाया था। मुखिया सुनील पूरा गांव, पूरा इलाका छान मारा था। आसपड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन सब ने उसका कोई अतापता नहीं बताया। बस हो गई इच्छा पूरी, मान लिया ना, अब अपना जी छोड़ दो। वह लोग तुमसे संबंध जोड़ना ही नहीं चाहते। उज्ज्वल साहब ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी और शॉल को एक कंधे से दूसरे कंधे पर झटक कर गाड़ी की तरफ वापस मुड़ गए। उसके पिता संदीप ने भी अफसोस से सरना में हिलाया। बहुत गलत किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर पाताल में भी छुप जाओ, वहां से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वह अपनी गाड़ी के बोनट पर दोनों हथेलियां जमाए चिल्लाकर बोला था। उस किस्से को 1 महीना हो गया था। सुनील ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन सुनील को वह अभी तक नहीं मिली थी। उस बीच नाना जी ने अनु को शहर के हॉस्टल से वापस गांव बुलवा लिया था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब 1 महीने के बाद पेपर थे जो शहर जाकर दे सकती थी। इसलिए उज्ज्वल साहब की इच्छा पर अनु को वापस गांव बुलाया गया था। उसके आने से हवेली में एक रौनक सी लगी हुई थी। चुलबुली सी कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती वह अपने कमरे में बैठी किताब खोलकर पढ़ाई कर रही थी कि अचानक बाहर एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई थी। हे भगवान, बारिश कितना सुहाना लग रहा है। और अनु बारिश में भीगे ना, यह तो मुमकिन ही नहीं था। वह जल्दी बाहर को भागी, बारिश में भीगने लगी। और सुनील जो जमीनों के केस के बारे में शहर गया हुआ था, आज ही लौटा था और बाग में एक कमसिन लड़की को देखता वह बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी खूबसूरती देखकर सुनील का दिल एकदम धड़का था। यही दिल श्रेया को देखकर भी धड़का था, पर उसके लिए अलग फीलिंग थी और यह फीलिंग कुछ अलग सी थी। वह समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे चलता उसके पास आया। मोरनी की तरह नाचती मुड़ी थी कि सीधा सुनील के सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनों का तालमेल मिला। एक पल को जैसी पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनु गहरी सांस भरती उस हैंडसम नौजवान मर्द को देख रही थी। अगले पल एकदम वह होश में आया तो करंट खाती पीछे हटी। आसपास देखा, कोई भी दिखाई ना दिया। अपनी हालत देख उस पर घड़ों का पानी गिरा था, जबकि सुनील की निगाहें उसके जिस्म के बजाय उसके चेहरे के आसपास घूम रही थी।
वह चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर नाजुक और तीखे बारीक होठ पर एक साथ 2 तिल ऊपर की तरफ थे। उनको देखते हुए सुनील ने एक हार्ट बीट मिस की। यह तिल वह पहले भी किसी के चेहरे पर देख चुका है। कौन हो तुम? सुनील ने कड़कदार आवाज में उससे पूछा। जवाब देने के बजाय अंदर भाग गई, जबकि सुनील की नजरों ने उसका दूर तक पीछा किया था। पलके झपकते यह शादी हुई। श्रेया और उसके पिता शहर छोड़कर अपने गांव चले गए थे। उन्हें अपनी बेटी इस जालिम प्रधान से बचानी थी, जबकि अनु को भी इस आदमी से जरा सी भी इंसानियत महसूस न हुई थी। एक डर उसकी रग में उतर गए थे। श्रेया की नजरों में एक खुदगर्ज और मतलब परस्त प्रधान था, जिसे सिर्फ खुद से मोहब्बत थी, जिसके लिए सिर्फ अपनी फीलिंग मायने रखती थी। वह कैसे ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकती थी? गांव में आते ही उसके पड़ोसी गांव से उसके लिए रिश्ता आया था। उसकी शादी वहां तय हो गई थी। वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे, लेकिन गांव में सबसे अच्छा घर उन्हीं का था। छोटे जमींदार थे, जमींदारी करते थे और अच्छा खासा कमाते भी थे। सुंदर शहर से पढ़ाई करके गांव आकर बस गया था और बाप के साथ जमींदारी करता था। उन्होंने अपने लिए अपने जमीन में मंदिर भी बनवाई थी। वह पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के बाद जमीनों पर अच्छी खासी फसल तैयार कर लेता था और बहुत अच्छे व्यवहार का मालिक भी था। यही वजह थी कि जब श्रेया के माँ बाप ने उसका रिश्ता सुंदर से जोड़ा तो वह जल्दी हाँ कर गई, जिसे बस किसी तरह इस प्रधान से दूर कर सके। और फिर एक दिन शादी से उनकी शादी कर दी गई। यह शादी श्रेया की इच्छा पर ही हुआ था। फिलहाल विदाई को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था, पर श्रेया को इस शादी से ही काफी तसल्ली हो गई थी। कम से कम अब सुनील नाम से उसका पीछा छूट जाएगा और सुंदर उसकी रक्षा करेगा। और यह बात किस हद तक ठीक साबित होगी यह तो वक्त ने तय करना था। हे भगवान, यह कौन थे? जरूर सुनील थे, पर यह तो शहर गए हुए थे। अचानक कैसे वापस आ गए, यह सोचकर घबरा गई थी। ऐसी हालत में उनके सामने आ गई, क्या सोचते होंगे? अनु ने अपने सर पर अपने हाथों से ही थप्पड़ लगाया और मुस्कुरा दिया। उसे पहली नजर में ही सुनील भाग गया था। वह जिंदगी में तीसरी बार हवेली आई थी और एक बार फिर सुनील से मुलाकात हुई थी, बस बचपन में जब वह 5 साल की थी। माँ बाप के मृत्यु के बाद यहाँ दादा अंकल के साथ आ गई थी। उस वक्त सुनील 12 साल का था और विदेश में अपने माँ के पास जाकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि अनु उसके एक नाना के दोस्त की पोती थी और वह गांव में ही रहती थी। वह ज्यादातर शहर हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। उसे गांव आने की परमिशन कम ही मिलती थी और वजह आज तक वह जान नहीं पाई थी। अब जबकि उस लड़की का कोई अतापता नहीं चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी शादी अनु से कर दी जाए। नाना की बात सुनते सुनील के होठ हिले। वह पाताल में भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सुनील को गुस्सा आने लगा। एक बात बताओ तुमको सुनील, तुम उस गांव के मुखिया हो। इस गांव के समेत 10 गांव के तुम अकेले मुखिया हो। तुमको सारे फैसले करने होते हैं, बजाय अपना फर्ज निभाने की। तुम पिछले 2 महीने से इस एक आम सी लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। नाना, वह लड़की मेरी जिद है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक मुखिया हूँ, एक लड़की से हार जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। वह गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। और जो अनु तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसका क्या? हम उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। ठीक है, तुम अपनी मंगेतर से शादी करो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। उज्ज्वल साहब ने गुस्से भरे चेहरे के साथ नाती को समझाया, तो उसके चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। नाना जी, एक बात तो तय है, श्रेया जब भी मिलेगी मैं उससे शादी जरूर करूंगा। अगर उसके बावजूद आपको अपने दोस्त की पोती मुझे सौंपनी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार रहूंगा। वह भी नेहले पर डहला मार गया था। क्या मतलब तुम 2-2 शादी करोगे? वह माथे पर बल डाले पूछने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा महाराजा हमेशा एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। मैं प्रधान हूँ, मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, तो अगर 2 शादी कर ली तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा? अपनी मूंछों को ताव देता बड़े रोब से बोला। एक पल को नाना जी तो चुप ही हो गए, फिर अगले पल उठ खड़े हुए। ठीक है, हमको जुबान दो,
2 दिन के बाद तुम्हारी शादी अनु से करवाएंगे। अगर तुम 6 महीने तक उस लड़की को ढूंढ लिया तो उससे शादी कर लेना, लेकिन अगर ना ढूंढ सके तो अनु को विदा करवा लेना और उस लड़की को भूल जाना। बोलो यह शर्त मंजूर है। इस बार उज्ज्वल साहब के शब्द सुनील को हिला कर रख गए थे। 6 महीने मतलब 6 महीने के बाद उसे श्रेया को छोड़ना होगा। अगर वह उन्हें 6 महीने में ना ढूंढ सका तो उसे जुबान देनी थी और नाना जी के लिए उसे जुबान देनी थी, और सुनील जुबान के लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। मुझे मंजूर है। ना जाने किस सोच के हिसाब से उसने यह जुबान दी, तो ठीक है, हम 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी अनु से करवाएंगे। यूं सारी बात एक नाना और नवासे के बीच अब तय हो गई थी। हवेली के सभी लोगों तक यह बात पहुंचा दी गई थी। अनु को तो यह सुनकर बहुत अजीब लगा था। अचानक से उसकी शादी, जबकि अभी अगले ही महीने उसके फाइनल पेपर थे, और ऐसे में यह शादी उसे डिस्टर्ब कर रहा था। पर दादा अंकल के सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह उनकी दिल से इज्जत करती थी। अचानक हवेली के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुक रही थी। उसमें से कमलनाथ अपनी छड़ी उठाते जमीन पर मारते अपने कंधे पर शॉल को दूसरी तरफ पटकते हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उज्ज्वल साहब कहाँ है? सामने आओ। अचानक से ही सब हवेली के आंगन में इकट्ठे हुए। क्यों चिल्ला रहे हो? यह मुखिया की हवेली है। आवाज नीचे रखकर बात करो। उज्ज्वल साहब की आवाज भी काफी ऊंची हुई थी। कहाँ है हमारी पोती? अनु को सामने लेकर आओ। देखता हूँ कैसे मेरी इच्छा के बिना शादी कर सकते हो तुम उसका। कमलनाथ की ललकार एक पल को हवेली में सन्नाटा सा छा गया। पर शादी तो हो गई है। अचानक से एक तरफ से सुनील अपनी पूरी आन बान से सामने आया तो सब आने वालों को एक पल को सांप सा सूंझ गया। क्या बकवास कर रहे हो? कमलनाथ गुस्से से आग बगूला हुआ। उन्हें तो यही खबर मिली थी कि शादी तो आज है, फिर शादी पहले कैसे हो गई? उनकी आवाज बहुत तेज निकल रही थी। कंट्रोल में रखिए, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना प्रधान अपने सामने इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाने वालों की जुबान खींच लेता है। सुनील गुस्से पर कंट्रोल करते थोड़े धीमे शब्दों में कमलनाथ ने अपने होंठ भी उसे देखे। आप मेरी पोती को लेकर आओ। वह हमारा खून है और हमारे परिवार की बेटियों की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसकी जहां मर्जी शादी करेंगे। वह मेरी पोती है। कौन सी पोती? जिसको तुम 5 साल की उम्र में उसे मनहूस कहकर तुमने अपने घर से निकाल दिया था और अपने जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया था। पूरे 10 गांव के लोग और सरपंच के सामने उस बच्ची को नहीं अपनाया तुमने, तो उसको मैंने बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। उस पर सिर्फ मेरा हक है। आज किस हक से तुम उस पर हक जताने आ गए हो? वह सिर्फ हमारी बच्ची है, समझे तुम? उज्ज्वल साहब भी अपनी छड़ी हिलाते बड़े गुस्से में बोले, 1 मिनट, अब वह ना आपकी नाती है ना उनकी पोती। वह अब प्रधान सुनील की पत्नी है। उसके साथ मैंने 7 वचन निभाई है, इसलिए कोई भी अब उस पर कोई हक नहीं जताएगा तो ठीक होगा। अचानक से सुनील के अंदर की गैरत जाग उठी थी। कल ही उसकी शादी हुई थी और जिससे शादी हुई थी उस पर आज सभी हक जताने पहुंच गए थे, जबकि अब तक उसने अपना हक नहीं लिया था, तो किसी और को क्या हक जताने देता। कुछ पल रुकने के बाद कमलनाथ गहरा सा मुस्कुराया। बहुत मान है और दावा कर रहे हो ना तुम्हें कि वह तुम्हारी पत्नी है। तुमने उसके साथ 7 वचन निभाया है, तो हम भी जुबान देते हैं। एक दिन वह खुद चलकर हमारे पास आएगी और तुमसे अलग होगी। हमारा वादा है तुमसे। वह अपनी शॉल दूसरे कंधे पर रखते बोले थे, कसम खाता हूँ उस दिन अनु को इस हवेली के जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन हवेली से बाहर कदम रखने नहीं दूंगा। सुनील की ललकार इतनी ऊंची हुई थी कि अंदर बैठी औरतों तक ने वह आवाज सुन लिया था। अनु का तो सांस ही अटक गया था। क्या वह इतना जूनी था? उसके दयाल वाले जा चुके थे। यह उज्ज्वल साहब की प्लानिंग थी। उन्होंने 2 दिन बाद शादी करने का ऐलान किया था, जबकि शादी उन्होंने 1 दिन पहले ही करवा दिया था। वे जानते थे इसके ददियाल वाले जरूर यहाँ पर आकर शोर शराबा करेंगे, और इससे पहले कि उन्होंने अनु को सुनील की पत्नी बना लिया, आज उनका नाती जिस तरह बोला उनका सीना फक्र से और ज्यादा तंग गया।
वह आज सुनील के लिए बहुत खुश थे, जो टाइम के साथ प्रधान कहलाने के लायक बन गया था। क्या हुआ, आप ठीक है? श्रेया किचन में खड़ा पानी पी रहा था कि अचानक श्रेया गहरी सांस भरती अंदर दाखिल हुई और सुंदर के हाथ से पानी का गिलास लेते उसे अपने मुंह से लगा लिया। रात के 2 बज रहे थे। सुंदर अक्सर जमीनोज की वजह से घर लेट ही आता था और जब भी आता किचन में आकर अपने लिए खुद ही खाना गर्म करके खा लिया करता था। कभी माँ या बहन को तंग नहीं किया था। अभी वह खाना खाकर पानी पी रहा था कि अचानक ही श्रेया वहां आ गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। आप ठीक है श्रेया? वह नाजुक सी लड़की सुंदर का दिल धड़काए जा रही थी। ठीक हूँ। वह शायद बुरा सपना देखा है। श्रेया अपना माथा मसलते बोली। भगवान का माला जाप करके सोया करो, भगवान तुम्हें अपने छत्र छाया में रखेगा। वह नरम शब्दों में समझा रहा था। जी, आप रोज रात को इसी वक्त आते हैं? वह अपनी जगह से उठते पूछने लगी। हाँ, फिलहाल तो यही टाइमिंग है, बाद में चेंज कर लूंगा। वह उसे समझाने लगा। बाद में मतलब कब? वह बेचारगी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार गई। जब आप दुल्हन बनकर मेरे रूम में आओगी फिर जल्दी आ जाया करूंगा। वह उसके पास होता धीमे से बोला। श्रेया के गाल ब्लश करने लगे थे। वह बिना कोई सवाल किए वहां से तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि सुंदर के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। क्या बात कर रहे हो यार? 6 महीने का कहा था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अनु की विदाई इतनी जल्दी नहीं दे सकता, उज्ज्वल ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन मुझे चाहिए। वह भी जोर देते बोला। तो फिर तुम उस लड़की को ढूंढने का इरादा छोड़ दो, तो मैं उस लड़की को विदा कर सकता हूँ। उज्ज्वल साहब ने उसके लिए 6 महीने की जुबान दी थी और रही मानने की तो वह अब मैं उससे शादी कर चुका हूँ और सारी जिंदगी वह मेरी धर्मपत्नी बनकर रहेगी। चाहे श्रेया मिले या ना मिले, अनु को आजादी नहीं मिल सकती। दरवाजे के पास खड़ी अनु के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। वह जो उज्ज्वल साहब से अपने पेपर की बात करने आई थी कि उसे 15 दिन के लिए शहर जाना है। पेपर देने के लिए अंदर से आती आवाज सुनती बुरी तरह से कांप उठी। वह तो उस 1 महीने में सुनील के लिए अपने दिल में सपना सजा चुकी थी। वह सपना जिनकी कोई हद नहीं थी। वह आदमी जिससे मैंने शादी की थी, उसे मैंने अपने दिल की जगह पर बिठाया था। वह तो किसी और के जुल्फों का शिकार बना था। एक आंसू गाल पर गिरा, चुप से उन्हीं कदमों पर वापस लौट गई। अपने कमरे में आते वह बुरी तरह से रो दी। तो यह थी उसकी वैल्यू, उसकी कदर, जैसे वह कोई भेड़ बकरी हो। सुनील ने शादी करके उसे खरीद लिया हो और कुछ दिन के बाद एक और भेड़ बकरी ले आएगा, उसके साथ दिल बह रहेगा। नहीं अनु, इतनी सस्ती नहीं तू कि उस बिगड़े हुए प्रधान को ऐसे ही मिल जाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं था। दादा अंकल ने परमिशन लेते हुए शहर जा रही थी, लेकिन उसे परमिशन इस हालत में दी गई थी कि अब वह हॉस्टल में नहीं रहेगी बल्कि शहर के बड़े बंगले सुनील के साथ रहेगी। वह उसकी सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद थे। अनु अपने हंट बीच कर रह गए, लेकिन अगर उसने शादी की थी तो उसे पता था कि उसे पेपर देने की परमिशन ही ना मिलती। इसलिए चुप से उस पत्थर दिल प्रधान के साथ शहर के लिए विदा हो गई। रास्ता भर चुप्पी की दीवार छाई रही। वह पूरी तरह खुद को ढके जब गाड़ी में निकली तो आगे पीछे सिक्योरिटी गाड़ियां भी उसके साथ थी। सुनील के लिए यह लड़की उसकी धर्मपत्नी थी। पहली बार उसके ऊपर जो निगाह पड़ी वह आज तक भूल नहीं पाया था, लेकिन उसे सिर्फ अट्रैक्शन समझकर दिमाग से झटक चुका था। पर यह उसके दिमाग के ख्याल थे। शादी के ताकत का उसे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ था। शायद यह 15 दिन भगवान ने उसके लिए खास बनाए थे जिसमें वह अपने जज्बात को समझ सके। वह गांव की हद से निकलकर अब शहर के गांव से मिलने वाली सड़क पर उनकी गाड़ी दौड़ पड़ी थी। अचानक सुनील को लगा कुछ अनजानी गाड़ियां भी उनके पीछे है। वह अलर्ट हुआ। अनु सीट के नीचे हो जाओ। बैक मारता पीछे देखता, अपनी गन डैशबोर्ड से निकालता उसे लोड करने लगा। वह जोर से चिल्लाई, क्या हुआ? घबराकर अपना भारी साड़ी का पल्लू संभाला। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। वह उसका चेहरा देखते अब की बार वह थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में बोला कि अगले ही पल फायरिंग शुरू हो गई।
कोई भी गोली सुनील के गाड़ी की तरफ नहीं बर पा रही थी। उसकी सिक्योरिटी की गाड़ियां उसे पूरी तरह से घेरे हुई थी। लेकिन यूं अचानक हमला हो जाएगा, सुनील को अंदाजा भी नहीं था। और जरूर यह कमलनाथ का ही किया धरा था। एक गाड़ी बिल्कुल उनके गाड़ी के साथ आ पहुंची। उसमें बैठा लोकनाथ का निशाना सुनील था या अनु, यह अंदाजा करना बड़ा मुश्किल था। गोली चलाया गया, लेकिन उससे पहले ही सुनील गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो कर गया। गोली ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छुआ। अब बदले में सुनील उसका निशाना लेने लगा, जबकि एक हाथ से उसने स्टीयरिंग संभाले हुए था। गोली सीधा उसके बाजू के पार जा लगी। अनु की चीख तेज हुई, मुंह बंद रखो अपना। उसके दिमाग पर गोली नहीं मारी जो बीन बजा रही हो। सुनील को उसका चीखना बहुत गुस्सा दिला गया था। जब उसने फायरिंग किया तब यह बिल्कुल चुप थी और सुनील की गोली से वह जख्मी हुआ तो वह चीखने लगी। अब की गोली लोकनाथ को लगी थी और आंखों में आंसू लिए बोले, जबकि उसके उन शब्दों पर सुनील ने हैरानी और गुस्से से उसे देखा। यह उनको कैसे जानती थी? लोकनाथ को गोली लगते ही वह सब वहां से एकदम पीछे हट गए। अब पूरी तरह वहां चुप्पी छाई थी। सिक्योरिटी गाड़ियां अब भी अलर्ट थी। शहर के बंगले में पहुंचे तो रात हो गई थी। गाड़ी से उतरा, उसकी कलाई जोर से थामे अंदर की तरफ पड़ता उसे बिस्तर पर पटक गया। कैसे जानती हो लोकनाथ को? वह साड़ी का पल्लू उसके चेहरे से हटाता। सुनील के सवाल पर उसने अपना हंठ बंद किया। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वह मेरा भाई है, मेरे बड़े पापा का लड़का। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? क्या मतलब? उसकी गोली का निशाना मैं था। वह माथे पर बल डाले पूछ रहा था। वे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं। वह मुझे गोली मार ही नहीं सकते। अनु के शब्दों में यकीन था, जबकि सुनील को पक्का यकीन था। लोकनाथ की गोली का निशाना अनु ही थी। कहाँ मिली हो उन सबसे? उसे बालों से जकड़ कर चिल्लाया, छोड़िए मुझे। अगर आपने मेरे साथ किसी तरह की कोई भी मारपीट की तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अब की वह बहुत गुस्से में बोली तो सुनील का शानदार ठहाका गुजा। तुम मुखिया सुनील के खिलाफ कंप्लेन करूंगी? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? वह गुस्से में बोल पड़ी थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुखिया सुनील, मैं अपने राइट को पहचानती हूँ, अच्छे से अनपढ़ नहीं हूँ। वह दो टुक बोली, फिर तो पति के हक को भी बहुत अच्छे से जानती होगी। क्यों ना पहले वही हक लिया जाए? वह उसे समझाता उसकी तरफ बढ़ा। आप पागल हो गए हैं, हमारी अभी विदाई नहीं हुई। वह हकलाते हुए बोली, इसे विदाई ही समझो। जब शादी का जोड़ा भगवान ने तय कर दी, एक दूसरे के पास है, तो वह विदाई ही कहलाती है। और अब तुम मेरी मंगेतर नहीं हो, मेरी धर्मपत्नी बन चुकी हो। आप गलत कर रहे हैं सुनील, मैं तुम्हारी मंगेतर ही रहूंगी। पत्नी तो सन्या होगी, जिसको आप बहुत जल्द ढूंढकर हवेली लाने वाले हैं। वह भी बड़ी ठोस जवाब देती। सुनील तो उसकी हिम्मत पर ही दंग रह गया था। उसे तो लगा था उस लड़की के मुंह में जुबान ही नहीं होगी, जबकि यहाँ तो जुबान भी थी और आंखें भी थी। और अब जो तुम्हें दिख रहा है वह तो तुम्हें पता चल गया है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। अब अपनी हद में रहना, मेरे सामने आवाज ऊंची ना हो और ना ही आंखें। यह उसके करीब होता उसे दांत चबाते बोला, यह भूल है आपकी। मैं गांव की कोई अनपढ़ जाहिर गवार लड़की नहीं हूँ, जिसे अपने हक के लिए बोलना ना आता हो। आप यह बात समझ लीजिए सुनील, अगर मेरा कोई अधिकार नहीं तो मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना कि आपकी कहना मानूंगी जिसे आप मोहब्बत करते हो। जब उसे ढूंढ कर लाओगे उसे ही पत्नी का दर्जा देना और हुक्म भी उसी पर चलाना। वे आंखों में आंखें डालकर जवाब देती। वह उस वक्त सुनील को और गुस्सा दिला रही थी। सारे गांव वाले उससे डरते थे, उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। और एक यह थी जिसे शादी किया, वह भी अपने नाना की इच्छा पर वही उसके सर पर चढ़कर नाच रही थी। सुनील दरवाजे की तरफ बढ़ा और उस पर लॉक लगाया। यह क्या कर रहे हैं आप? वह एकदम बौखला गई। इतना तो वह भी जानती थी कि सुनील इतना शरीफ आदमी नहीं।
उससे पंगा लेना मतलब अपने साथ ही जुल्म करना। वह यह जुल्म कर चुकी थी। वह तो जब आएगी तो आएगी। पहली पत्नी तुम हो, तुम्हारा हक भी पहले रहेगा और तुम नहीं दोगी तो मैं तुमसे छीन लूंगा, बल्कि आज ही तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। वह अपनी कमीज एक तरफ करता फेंक गया था। पागल हो गए हो? खबरदार जो मेरे पास आए। दादा अंकल ने बहुत भरोसे के साथ मुझे आपके साथ भेजा है। आप मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वह उसे उठते देख पीछे बिस्तर पर धक्का दे गया। उसकी बॉडी देखकर अनु का दिल धक धक करके रह गया। वह उस पल को पछताने लगी जब उसने उस आदमी से पंगा ले लिया था। आगे बढ़ता वह सारे लाइट बुझा गया और उस पर अपनी मर्दांगी दिखाता उसकी कमर में हाथ डालता, उसके ब्लाउज के साथ उलझा। प्लीज मत करो यह सब। वह रो दी। अंधेरे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका भारी भरकम वजूद बर्दाश्त करते हुए नाजुक सी लड़की बुरी तरह कांपने लगी थी। अपने सीने को उसकी धड़कन से मिस करता उसके ब्लाउज को एक ही झटके में अलग कर गया। वह चीख उठी थी। सुनील ने उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए पर गिराकर एक हाथ से उसे नीचे करता उसका जबड़ा जोर से दबोचा। जितनी आनाकानी करोगी उतनी तकलीफ उठाओगी। अच्छा होगा, चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो और तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगा और तुम्हारी शिकायत भी दूर कर दूंगा। चाहिए मुझे कोई भी हक। मुझे आपके साथ कोई संबंध ही नहीं रखना। आप जैसे इंसान से मुझे डिवोर्स चाहिए। एक बार गुस्से भरी शब्दों से उसे गुस्सा दिलाई गई। सुनील का दिमाग पल भर में गर्म हुआ था। वह उसके होठों को अपने होठों की पकड़ में लेता सिसक उठी थी। उसकी सांसों को एक पल में खींचकर उसे बेहद नीचे गिरा गया। वह जो हाथ पैर बेकाबू होकर उस पर चला रही थी। सुनील ने उसे एक पल में लॉक किया। उसके होठों से लाली चुराता उसे काट गया था। अनु ने गहरा सांस भरा। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह जालिम 1 मिनट में ही उसके सांसों को रोक गया था, जैसे उसकी जान ही निकल गई थी। बोलो बोलो, क्या चाहिए मुझसे? से बोला। वह दबा दबाकर पैमाल कर चुका था, लेकिन इस बार वह बिल्कुल चुप रही। वह उस आइडियल इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जितना बोल रही थी वह उतना उसको परेशान कर रहा था, इसलिए चुप रहना ही अच्छा समझा। अगले पल वह उसे हर कपड़े से आजाद करता चला गया। उसकी ब्यूटी बोन को जोर से काट गया। उसे चिल्लाने पर मजबूर कर गया। उसे हाथों से पीछे हटा रही थी, लेकिन वह उतना ही उसके साथ खुलता जा रहा था। वह यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका डिवोर्स मांगना सुनील की घमंड पर आकर गिरा था। वह सुनील की धर्मपत्नी थी। वह कितने धल्ले से उससे डिवोर्स मांग रही थी, बल्कि न सिर्फ वह सुनील को भी ललकार गई थी। यह उसके घमंड पर चोट की बात थी जो अब उसे समझ आ रही थी कि कमलनाथ ने इतने यकीन से क्यों कहा था कि एक दिन अनु खुद उनके पास चली जाएगी। उनके आपस में पहले से बातचीत थी। वह कड़ी से कड़ी जोड़ता रहा और यह वक्त था कि उस चिड़िया का वह पर ही काट देता ताकि वह उड़ ही ना सके। अपनी मोहब्बत से उसे निहाल कर चुका था। गुस्सा और जुनून में उसके करीब आया था, पर उसकी नाजुकी महसूस करता वह थोड़ा नरम पड़ गया था। उसने भी आनाकानी करना छोड़ दिया था और अपने आप उसके हवाले कर दिया था। वह उसके होठों पर एक बार फिर अपनी पकड़ जमाया था, जबकि हाथों के बेबाकी से पूरे हक से अपना हक ले रहा था। वह बहक गया था। वह कमसीन लड़की मुखिया को अपने हुस्न में बहका चुकी थी। उसकी आंखों और सिसकियों में वह सब कुछ भूलता चला गया। कोई श्रेया नाम की लड़की से मोहब्बत का दावा करता रहा, और मोहब्बत में वफा पहली शर्त होती है। जिससे मोहब्बत की उसी का होकर रहो। अगर श्रेया उसकी मोहब्बत थी तो उसको उसी का होकर रहना चाहिए था। अपने आप उसके लिए संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन उसने तो अपनी मंगेतर से आज पूरी तरह अपना हक वसूल किया था। उसकी आत्मा में शामिल होने से खुद को सुकून महसूस कर रहा था, अपना सर तकिए पर गिराकर, जबकि अनु बिल्कुल चुप हो गई थी। सिवाय चुप आंसुओं के अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। सुनील ने मुंह फेरते खुद को रांका था और डिम लाइट ऑन किया। बिस्तर से खड़ा हुआ तो नजर उसकी जानलेवा नजरों पर जा ठहरी, जो आंखें बंद किए हिचकियों से रो दी।
अपनी शिकायतें बता रही थी। एक बार फिर से सुनील के जज्बात में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हालत देखता खुद पर थोड़ा कंट्रोल किया था। उसको कंबल देता खुद नहाने के लिए बाथरूम में चला गया था। उसके जाते ही अनु करवट लेती सिसक कर रोती थी। मैं सोच रहा हूँ अब श्रेया की विदाई कर देते हैं। भूपेंद्र साहब के अपनी पत्नी से राय ली। वह सब एक ही घर में रहते थे। पूरा घर अलग अलग था, लेकिन किचन एक ही था। यह सुंदर के माता पिता की इच्छा थी कि किचन अलग ना हो, क्योंकि किचन एक होने का मतलब था प्यार मोहब्बत, और उसे किसी हाल में कम नहीं होने देना चाहिए। और फिर सभी की राय से 1 हफ्ते के बाद की विदाई की तारीख रख ली गई थी। आने वाले बुरे वक्त से बेखबर सब के सब अपनी अपनी खुशियों में जी रहे थे। सुबह मामूली के हिसाब से उठी, नहाकर पूजा पाठ किया। वह कमरे में नहीं था, अब रात को ही कमरे में चला गया था। अनु चारों तरफ देखती रो दी, भगवान से प्रार्थना की। उसे नहीं पता था सुनील उससे क्या चाहता है, लेकिन जिस तरह रात को वह उस पर हावी हुआ था, बिना मर्जी के उससे अपना हक वसूल किया था, वह तड़प कर रह गई थी। उसे अभी माफ करने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसे पेपर की फिक्र लगी हुई थी, जिसके लिए वह यहाँ आई थी। पेपर की टाइमिंग सुनील को पता था। वक्त से कुछ देर पहले वह बंगले में आया था। काफी अलग लग रहा था। सोफे पर अपनी गर्दन गिराते आंखें मूंद गया, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके कंधों पर आ गया हो, और वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मेरा आज पेपर है, ड्राइवर के साथ जाना है या आप जाएंगे? वह नरम आवाज में उससे पूछ रही थी। उसकी आवाज सुनता वह अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी में वह अलग ही लग रही थी, बेहद प्यारी लग रही थी और मासूम लग रही थी। सर पर पल्लू लिए वह नजरें झुकाए माथे पर बल डाले खड़ी। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या सुनील अपनी प्रेमिका स्नेहा को भूल जाएगा? अनु को अपना लेगा? क्या अनु अपने परिवार में वापस चली जाएगी? यह जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।